इस वीडियो में मैं आपको दो डिस्टर्बिंग पिक्चर्स और इनके पीछे की बैक स्टोरी बताऊंगा। 17 जुलाई 1939 की आधी रात को लोगों की भीड़ एक बिल्डिंग के आगे जमा होना शुरू हो जाती है, वर्साइस में, जो कि एक फ्रांस का बड़ा सिटी है। इस क्राउड का माहौल काफी टेंस था। इन सबको पता था कि ये लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं। सबको पता था इन्होंने यहाँ पर क्या कुछ देखना है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग काफी ज्यादा नर्वस होते हैं। कुछ लोग नर्वसनेस को खत्म करने के लिए हंस रहे थे, शराबे पी रहे थे, और जो बाकी लोग होते हैं वो थोड़े सीरियस होते हैं और थोड़े रिस्पेक्टफुल रहते हैं इस चीज के लिए जो अभी ये विटनेस करने वाले थे। तकरीबन रात को 1 से 2 बजे के दरमियान इस बिल्डिंग का दरवाजा खुलता है और अंदर से बंदों का ग्रुप निकलता है जिन्होंने एक जैसी यूनिफॉर्म पहनी होती है, डार्क कलर की। ये लोगों के क्राउड को एक ग्लव्स भी नहीं बोलता और लोग भी इनसे थोड़ा पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। ये बंदों का ग्रुप बिल्डिंग के बाहर आता है और इनके पास लकड़ियां होती हैं, काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, और ये वहीं खड़े खड़े एक अजीब सा वुडन स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हैं। क्राउड इनके करीब तो जाना चाहता था ये देखने के लिए कि ये लोग क्या बना रहे हैं, लेकिन सेम टाइम पर वो ज़्यादा करीब भी नहीं जाते। क्राउड ने हाफ मून बनाकर इनको घेर रखा था। ये बंदे जो ये वुडन स्ट्रक्चर बना रहे थे इतना स्मूथली बना रहे थे, इतना स्मूथली काम कर रहे थे जैसे ये रोज बनाते हों। फिर तकरीबन रात को 3 बजे तक स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया और इस स्ट्रक्चर के आगे काफ़ी बड़ी बाल्टी रखी गई। फिर ये बंदे अपना सारा सामान पैक करते हैं और जो बची कुची लकड़ियाँ होती हैं उनको भी उठाते हैं, वापस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। इस पॉइंट तक लोगों की भीड़ काफी ज्यादा हो चुकी थी बिल्डिंग के आगे और लोग निहायत बेचैन हो रहे थे यहाँ पे, क्योंकि इन्हें पता था कि स्ट्रक्चर बनकर तो तैयार हो चुका है। अब जब भी बिल्डिंग का दरवाजा खुलेगा तो शो स्टार्ट हो जाएगा, यानी जो ये तमाशा देखने आए हैं वो स्टार्ट हो जाएगा। क्राउड को ये भी पता था कि अगर सूरज निकल गया तो फिर ये इवेंट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सूरज निकल गया और यहाँ पर रोशनी आ गई तो प्रेस यहाँ पर पिक्चर्स और वीडियोस बना लेगी, और ये चीज़ ऑफिशियल्स नहीं चाहते थे। वो इसको अंधेरे में ही करना चाहते थे। फिर पता नहीं किसी वजह से चीज़ें डिले होती जा रही थी बिल्डिंग के अंदर। अब क्राउड बेचैन होना शुरू हो जाता है। लोग शराबे पीते जा रहे थे, शोर मचाते जा रहे थे, शोखे हो रहे थे। फिर तकरीबन 4:45 पर सूरज निकलता है। सारे प्रेस वाले भी यहाँ पर मौजूद थे, कैमरास रखे हुए थे। इन्होंने बिल्डिंग के दरवाजे पे फोकस किया हुआ था। इस पॉइंट तक क्राउड ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अब ये इवेंट होगा, लेकिन 4:50 पर इस बिल्डिंग का दरवाज़ा खुलता है और सामने दरवाजे पर खड़ा होता है 31 साल का बंदा जिसका नाम था एवगेन वेडमैन। ये एक कन्विक्टेड सीरियल किलर था। इसके बाजू पीछे की तरफ बंधे हुए थे और इसकी गर्दन पर जो कॉलर था उसको अंदर की तरफ फोल्ड किया हुआ था, क्योंकि ये लोग इसकी गर्दन को बिल्कुल क्लियर चाहते थे, क्योंकि अब इसका सर कटने वाला था। तो 2 गार्ड इसको बाहर लेकर आते हैं क्राउड की तरफ, और इनके पीछे जो इस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले थे वो पीछे से आते हैं, जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे। वो अपनी पोजीशन ले लेते हैं गिलोटाइन के पास। ये वही वुडन स्ट्रक्चर होता है जो सुबह यहाँ तैयार किया जा रहा था। जैसे ही ईगन को ये लोग इसके आगे लेके जा रहे थे और यहाँ पर सेट कर रहे होते हैं, इसकी एग्जीक्यूशन के लिए क्राउड बिल्कुल पागल हो जाता है। ये चीखे मार रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, इशारे कर रहे होते हैं, मतलब ओवरऑल बदतमीजी और खून के प्यासे हुए होते हैं। यूगिन अपना सर बिल्कुल नीचे रखता है, वो क्राउड की तरफ भी नहीं देखता और इस गिलोटाइन की तरफ भी नहीं देखता। तो दोनों गार्ड्स इसको मोड़कर गिलोटाइन के बेस के नीचे ले आते हैं और इस पॉइंट पर जहाँ पर बाकी एग्जीक्यूशनर इर्द गिर्द खड़े होते हैं वो इसको लकड़ी की स्लाइड पर लिटा देते हैं और उल्टा लिटाते हैं ताकि पेट वाली साइड नीचे रहे, और स्लाइड को ऊपर किया जाता है। फिर स्लाइड को घसीट कर आगे की तरफ करते हैं ताकि इसका सर सुराख से बाहर की तरफ हो जाए। इसकी गर्दन के काफी ऊपर ब्लेड होता है और इसके सर के नीचे मेटल की बाल्टी पड़ी होती है जिसको ये देख रहे होते हैं नीचे की तरफ। इस पॉइंट तक क्राउड फुल एक्साइटेड होता है। एग्जीक्यूशनर लीवर घुमाते हैं और ब्लेड ठप करके नीचे आता है। इसका सर अलग हो जाता है, दिन में गिर जाता है। फिर एग्जीक्यूशनर इसके धड़ को भी बाल्टी में डालते हैं। इसके बाद एग्जीक्यूशनर्स और प्रिजन गार्ड इसकी बॉडी के पार्ट्स उठाते हैं और वापस अंदर बिल्डिंग पर चले जाते हैं, जो ये एक प्रिजन था। इस पॉइंट पर क्राउड चीखे मार रहा था, खुशियां मना रहा था, और ये भागकर अपनी स्कार्फ और रुमाल से ईगन का खून लगा रहे थे जमीन से, मतलब याद के तौर पर कि हम इस एग्जीक्यूशन में थे। अब जाहिर है इस पूरे तमाशे के दौरान सूरज निकल चुका था, तो इस पूरे सीन की फिल्म भी बन चुकी थी। तो अगले कुछ दिनों तक हेडलाइंस बनती रही इस खून के प्यासे क्राउड की जो खुशी मना रहे थे। जब इस बंदे का सर अलग किया जाता है तो इससे फ्रांस की इमेज बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है दुनिया की नज़र में। इस पॉइंट पर फ्रेंच लीडर्स ने डिसाइड करते हैं कि हम इसको कभी पब्लिक एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे,
इसके बाद भी ग्लूटाइन डिकेड्स तक इस्तेमाल होते रहे, लेकिन बंद कमरों के पीछे। साथ ही आपको इस ग्लूटाइन से सर अलग होने का एक रैंडम फैक्ट बताता हूँ। जब आपका सर बॉडी से अलग हो जाता है तो तकरीबन 10 से 12 सेकंड तक आप कॉन्शियसनेस रहते हैं। लोग आपसे बातें करते हैं। काफी सारे केसेस में जब बंदों का सर अलग हो जाता है तो एग्जीक्यूशनर इस बंदे का नाम लेकर बुलाते हैं जिसका सर ताज़ा ताज़ा कटा होता है। तो इस बंदे का सर ऊपर की तरफ देखता है और उसकी तरफ इशारा करता है और पलके भी झपकाता है और मुंह से बोलने की कोशिश करता है कुछ सेकंड के लिए, और उसके बाद ऑक्सीजन की कमी इसके ब्रेन को मार देती है और फिर बंदा मर जाता है। अर्ली 1900 में इब्न बैस एक ऐसा बंदा था जिसने सारे लोग को हसद में डाल दिया था। न्यूयॉर्क सिटी के एक बड़ी अमीर फैमिली में पैदा होता है। येल यूनिवर्सिटी से पढ़ता है जो बड़ी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी होती है। साथ ही साथ ये बड़ा हैंडसम भी होता है। कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद इसको जॉब की तो कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इसकी फैमिली जो इतनी अमीर होती है। ये अपना फोकस पैशन पर रखता है जो कि था गोल्फिंग, और इस टाइम ये वर्ल्ड क्लास गोल्फर बन जाता है और इतना आगे चला जाता है कि ये 1906 का यूएस एमेचर टूर्नामेंट भी जीत जाता है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गोल्फिंग टूर्नामेंट होता है। इसके बाद ज्यादातर विनर्स प्रोफेशनल गोल्फर बन जाते हैं। इब्न ये पाथ फॉलो करके प्रोफेशनल गोल्फर बन सकता था, लेकिन इसका बाप इसको बहुत बड़ी सक्सेसफुल मेटल बिजनेस पकड़ा देता है, वही बिजनेस जिसकी वजह से इनकी फैमिली इतनी ज्यादा अमीर थी। तो इब्न अपना गोल्फ करियर छोड़ देता है और इस सक्सेसफुल कंपनी का चेयरमैन बन जाता है। तो इब्न रातों रात रिच बन जाता है। इतने पैसे कमा रहा था कि वो स्पेंड भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन इब्न पैसे को खर्च करना शुरू करता है। ये पूरे मुल्क में अलग अलग जगह पर लग्जरी प्रॉपर्टीज खरीदना शुरू कर देता है। ये हॉर्स रेसिंग स्टेबल्स खरीदता है यूके और अमेरिका में, और एक पूरा लग्जरी बॉक्स खरीदता है फॉर्बिस फील्ड में जहां पर पिट्सबर्ग पायरेट्स प्रोफेशनल बेसबॉल टीम खेलती थी। अब इन जबरदस्त चीजों को खरीदने के अलावा भी इब्न इस कंपनी का चेयरमैन होने की वजह से बड़े ही पावरफुल और सक्सेसफुल लोगों के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाता है, जैसे कि कोको कोला कंपनी के फाउंडर्स, एग्जीक्यूटिव्स। तो ओवरऑल इब्न की लाइफ बड़ी जबरदस्त जा रही थी अनटिल 1927। इस साल इब्न 37 साल का हो जाता है। वो अपने बिजनेस से थोड़ा ऑफ लेता है। फुटबॉल मैच देखने के लिए येल यूनिवर्सिटी में हो रहा था। वो ट्रेन में बैठता है, कनेक्टिकट जाता है, फुटबॉल मैच देखता है और इसके बाद दोबारा ट्रेन में बैठता है पिट्सबर्ग जाने के लिए। ये काफी लंबा सफर होता है, तकरीबन 12 घंटे का। तो इब्न पहले से ही अपने लिए फर्स्ट क्लास टिकट ले लेता है। इस ट्रेन के डब्बे में पैसेंजर्स को सोने के लिए बंक बेड्स बने हुए होते हैं। तो इब्न ऊपर वाले बेड पर लेटता है और सो जाता है। कुछ घंटे बाद जो ट्रेन पिट्सबर्ग के रास्ते होती है, इब्न नींद में ही रोल करता करता नीचे गिर जाता है। वो अपने लेफ्ट बाजू की साइड नीचे गिरता है। वो खड़े होता है और फील करता है वो ठीक है, लेकिन इसको अपने लेफ्ट बाजू में बहुत ज्यादा सीवियर पेन फील होता है। वो अपना बाजू इधर उधर हिलाता है कि बाजू ठीक है ना, बस जख्म ही होगा। वो डिसाइड करता है, वो वापस ऊपर लेट जाता है और सो जाता है। दर्द के बावजूद भी वो सो रहा होता है। फिर कई घंटे बाद जब वो पिट्सबर्ग के स्टेशन उतरता है तो इसके लेफ्ट बाजू में अभी भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वो सीधा अपने घर जाता है, सामान रखता है और फिजिकल थेरेपिस्ट के ऑफिस चला जाता है। वो इसको कहता है कि क्या आप कुछ कर सकते हो इस बाजू के दर्द को खत्म करने के लिए। थेरेपिस्ट इसका बाजू चेक करते हैं, इसको कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं होता। तो अब जाहिर है इब्न को पेन तो हो रहा होता है। वो इब्न को कहता है ये देखो एक नया प्रोडक्ट है जो ऑनलाइन आया है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। अब क्योंकि तुम बहुत अमीर हो तो इसे खरीद सकते हो, तो इसके बारे में ज़रूर सोचना। इसका नाम होता है रेडिथर। ये दर्द और खारिश को कम करता है और ये एकदम एनर्जी को भी बूस्ट कर देता है, तो शायद तुम्हें ये चीज़ ट्राई करनी चाहिए। तो इब्न बड़ा एक्साइटेड हो जाता है इस नए हेल्थ टॉनिक को लेने के लिए। वो कहता है हाँ डन है। फिजिकल थेरेपिस्ट इसको प्रिस्क्रिप्शन देता है। रेडिथर की इब्न प्रिस्क्रिप्शन लेता है, फार्मेसी जाता है और इस लिक्विड की छोटी बोतल वहां से खरीद लेता है। घर जाता है और प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक छोटा सा चम्मच लेता है। इसी वक्त इसको अपने अंदर एनर्जी महसूस होती है, इसके बाजू का दर्द खत्म हो जाता है। तो सारी चीजें जो काम हो रही थी कि ये हेल्थ टॉनिक करता है। तो अगले कुछ दिनों तक इब्न जितनी प्रिस्क्रिप्ट अमाउंट बताई गई थी उससे कई ज्यादा लेना शुरू कर देता है। वो हर रोज बहुत बेहतर फील कर रहा होता है। सिर्फ बाजू का दर्द नहीं बल्कि वो ओवरऑल एनर्जी आ रही होती है उसके अंदर। वो खामोश महसूस कर रहा था, फिट महसूस कर रहा था। तो वो इन सारी खसूसियात को इस टॉनिक के साथ लिंक कर रहा होता है। फिर वो इसकी ज़्यादा अमाउंट लेना शुरू कर देता है, इससे ज़्यादा जितनी उसको प्रिस्क्राइब करी गई थी। इस पॉइंट तक ये पूरी 3 रेडिथर की बोतलें पी रहा होता है, वो भी हर रोज, और ये कई सालों तक चलता है। सब बेहतरीन जा रहा होता है अनटिल इसका जबड़ा नहीं बाहर आता। सही सुना आपने, जबड़ा नहीं बाहर आता। 1931 में लिटरली इसके नीचे वाला जबड़ा स्कल से अलग हो जाता है, वो नीचे लटक जाता है। अब ये चीज इसलिए हुई थी क्योंकि रेडिथर बेसिकली था ही रेडियो एक्टिव वाटर। अर्ली 1900 में रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम को बिलीव किया जाता था कि इसके अंदर क्योर करने की प्रॉपर्टीज हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता।
तो इस वक्त बहुत सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाए गए थे जिनमें रेडियम मेन एलिमेंट होता था और ये रेडिथर इन्हीं में से एक प्रोडक्ट था। ये बेसिकली था जो सिर्फ पानी और रेडियम से बना था। तो 3 सालों में तकरीबन 1400 बोतलें पीने के बाद इबिन की बॉडी अंदर से गलना शुरू हो गई थी। तब इसके नीचे वाले जबड़े को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर वाला हिस्सा भी रिमूव हो जाता है, तो इसकी बाकी बॉडी भी अलग होना शुरू हो जाती है। तो 1931 के एंड में जब इस स्टोरी को पूरी दुनिया में हेडलाइन पर चलती है कि रेडिथर कितना खतरनाक है और अब इसका स्कल टूटना शुरू हो चुका था। इसके स्कल में बड़े बड़े सुराख होना शुरू हो चुके थे जिसकी वजह से इसका अंदर का दिमाग नजर आ रहा था। तो 1932 तक इबिन मर जाता है। इबिन को पिट्सबर्ग में ही दफनाया जाता है। इसकी बॉडी को लीड की तरह कॉफिन में रखा जाता है जिसको डिजाइन किया जाता है कि रेडिएशन को अब्सॉर्ब करने के लिए जो इसकी हड्डियों से निकल रही थी। इसको दफनाने के 30 साल बाद तकरीबन 1965 में साइंटिस्ट इस स्केलेटन को एग्जामिन करते हैं देखने के लिए कि अभी भी इसमें रेडिएशन निकल रही है। तो वो डिस्कवर करते हैं कि ये तो अब भी रेडियो एक्टिव है, सेम लेवल पर रेडिएशन एमिट कर रहा था जब इसको दफनाया गया था। फिर इनको पता चलता है कि रेडियम जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसकी हाफ लाइफ ही 1600 साल है। इसका मतलब इबिन की बॉडी हाईली रेडियो एक्टिव है सेंचुरीज तक। ये वो पिक्चर है जब इबिन का जो रिमूव किया जाता है इसके मरने से थोड़ा सा टाइम पहले। इसके अलावा अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट्स करना मत भूलना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब तो मस्ट करना और लाइक भी कर देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।